हेलो दोस्तों, तो कैसे आ रहे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम इसका टॉपिक पढ़ने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के क्या प्रकार होते हैं, वैद्युत फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसका मात्रक, क्या इसकी विमा होती है। बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से पढ़ने वाले, ठीक है। तो आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना है और आसानी से आप इस पूरे टॉपिक को सीख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे, आसानी से शुरू करते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में। और एक चीज जान लो, जो लोग ना उनको बता दे, इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने इसके पहले पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स की, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, इसके पहले के सभी वीडियोज को देख सकते हो, ठीक है। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसपे पढ़ेंगे क्या हम लोग। आज की इस क्लास पे पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्या होता है एकदम आसानी से, ठीक है। तो परिभाषा सब आपको आसानी समझनी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, बात करें वैद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, क्या होता है ये, ठीक है। तो समझना, इसकी परिभाषा ये कहती है कि किसी भी, ठीक है, ध्यान समझना, किसी भी मान लो कोई भी आपके पास काल्पनिक पृष्ठ हो, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ क्या होगा, जिसकी कल्पना की जाएगी एक ऐसा पृष्ठ होगा, ठीक है। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, ठीक है, होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी परिभाषा होती है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। मान लो आपके पास कोई भी काल्पनिक पृष्ठ हो, ठीक है, आपके पास कोई भी एक पृष्ठ है, उससे जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्या ही आपकी वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में इसके पहले वाले वीडियो पर हमने समझ लिया था, ठीक है, कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र है जो क्या करती है, इसके मार्ग को प्रदर्शित करती है। मतलब आपका एकांक धनावेश जिस मार्ग पे चलता है उसे ही हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये परिभाषा हमने सिंपल से वैद्युत बल रेखाओं के गुण सब हमने पहले बात कर लिए, ठीक है। तो आप बात करनी है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से मान लो, अगर आपके पास कोई काल्पनिक पृष्ठ हो, इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से मान लो आपके पास एक काल्पनिक पृष्ठ है, इस टाइप से, ठीक है। ये मान लो हमारे पास एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाली, ठीक है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है, इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, वही आपकी क्या होगी, ये आपकी वैद्युत बल रेखा इससे जा रही है, ठीक है। इससे क्या जा रही है, वैद्युत बल रेखा ही जा रही है। इस टाइप से आप प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखा आपकी इससे गुजर रही है। तो किसी भी काल्पनिक प्रश्न, ये एक प्रकार का हमने कैसा प्रश्न लिया है, काल्पनिक प्रश्न। इस प्रश्न की कल्पना की गई कि एक प्रश्न इस टाइप का है, ठीक है, इसकी कल्पना की गई है। ये क्या है, काल्पनिक प्रश्न, और ये जो आपकी गुजर रही है इन्हें बोला जाएगा वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो किसी भी काल्पनिक प्रश्न से गुजरने वाली या निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है, उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। आप यहाँ से समझना, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे इस टाइप से फाई बनता है, ध्यान समझ लेना, ये फाई होता है। इसे फाई ई, यहाँ पे ई लिख देना, फाई ई, ठीक है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फाई ई से बनेगा, क्योंकि फाई ई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब मान लो अगर आपका ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, ध्यान समझना, ये मान लो जो आपका पूरा काल्पनिक पृष्ठ है, अगर हम मान ले कि इस काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ का मान लो क्षेत्रफल क्या है, ए, ध्यान समझना,
इस पूरे पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल a है, और अगर हम क्या करें, ध्यान समझना, अगर हम क्या करें, इस पूरे पृष्ठ में एक छोटा सा भाग ले लीजिए, मान लो इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले लिया गया ये, ठीक है। ध्यान समझना, पहले हमने कहा कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है a है, अगर इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लिया जाए जिसका क्षेत्रफल जो हो वो क्या हो, dA हो, वो क्या हो, dA। पहले कहा गया क्षेत्रफल a है, लेकिन जब छोटा सा भाग लिया गया तो उसका क्षेत्रफल dA, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है, E, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो आपका E है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा हो, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा हो, यहाँ पे कितना कोण बन रहा हो, थीटा कोण बन रहा हो। तब आपका वैद्युत फ्लक्स कैसे आप निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है वो समझना, ठीक है। हमने क्या कहा आपसे कि मान लो आपका पूरा जो काल्पनिक पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल a हो, ठीक है, इसका क्षेत्रफल a है। अगर काल्पनिक पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लिया जाए, ये एक छोटा सा भाग है इस काल्पनिक पृष्ठ का, ये जो हमने लिया छोटा सा भाग, इसका क्षेत्रफल अगर dA हो और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर हो और इसके बीच में कोण थीटा हो, तब यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र निकलता है वो क्या निकलता है, यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं कि आपका, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, देखो जब आपका क्षेत्रफल dA होगा, वैद्युत क्षेत्र E होगा, तब जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो भी एक छोटे से भाग का आएगा और वो आएगा d फाई। तो यहाँ से लिखते हैं कि आपका वैद्युत फ्लक्स d फाई E वेक्टर क्षेत्रफल, ध्यान समझना, वेक्टर क्षेत्रफल, ये जो dA वेक्टर हमने लिया है ये वेक्टर क्षेत्रफल होता है, छोटे से भाग के लिए क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, एक छोटे से भाग के लिए क्षेत्रफल होता है dA वेक्टर, तथा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र हमने क्या माना, E वेक्टर। वेक्टर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये सदिश राशि है, ठीक है, ये सदिश को प्रदर्शित करता है वेक्टर, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स d फाई जो होता है, इस छोटे से भाग का जो वैद्युत फ्लक्स d फाई होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, के स्केलर गुणन का मतलब आप अदिश गुणनफल भी समझ सकते हो, ठीक है, स्केलर गुणन के बराबर होता है, ठीक है, स्केलर गुणन के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। कहा गया जो आपका वैद्युत फ्लक्स इस छोटे से भाग का, जैसे आपने एक काल्पनिक पृष्ठ लिया, उसका क्षेत्रफल a था, अगर छोटा सा भाग आप उसका कोई ले लो, एक छोटा सा पार्ट ले लो जिसका क्षेत्रफल dA हो, तो उसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो d फाई होगा। तो कहा गया जो वैद्युत फ्लक्स d फाई होगा वो वेक्टर क्षेत्रफल dA, जो छोटे से भाग का क्षेत्रफल dA तथा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। तब यहाँ से जो सूत्र आता है वो सूत्र आता है d फाई E बराबर, अर्थात ये क्या है, छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर जो कि आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, और स्केलर गुणन लगाना है, इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसे इंग्लिश पे डॉट प्रोडक्ट स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल कह सकते हैं, ठीक है। E वेक्टर डॉट ये dA वेक्टर, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है, d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये किसके लिए आया, छोटे से भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स आया, d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब यहाँ से अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो d फाई E बराबर EDA cos थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, जब ये वेक्टर हटेगा, ये वेक्टर आपका जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ है और ये जो आपका पॉइंट रखा है मतलब अदिश गुणनफल लगा हुआ है, ये आपका जब हटेगा तो यहाँ पे EDA cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से d फाई बराबर क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इस छोटे से भाग का क्या है, इस छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स। आप चाहो तो इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ का भी वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। ये अभी छोटे से भाग का, अगर पूरे भाग का चाहो तो यहाँ से क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ से लिखना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ के लिए, संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ के लिए हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखो छोटे से भाग का, ध्यान समझना, छोटे से भाग का d फाई आया, तो संपूर्ण का जो आएगा वो आएगा फाई E, ठीक है, संपूर्ण का जो आएगा वो फाई E आएगा। और ये फाई E निकलेगा कैसे, ये फाई E निकलेगा कैसे, देखो अगर छोटा सा भाग है d, ये जो इसमें निकल के आया है d फाई E, ठीक है, छोटे से भाग का अगर d फाई है तो पूरे भाग का अगर आपको निकालना हो तो आप उसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। अगर आप उसका समाकलन कर देते हो तो आपको पूरे भाग का वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटे से भाग का d फाई है, अब बड़े भाग का निकालना तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, बंद समाकलन d फाई E। ध्यान से समझना यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है। हमने लिखा पूरे काल्पनिक
पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बंद समाकलन, इसे बंद समाकलन पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ लो क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, क्लोज का मतलब बंद, क्लोज इंटीग्रेशन या बंद समाकलन। डी फाई ई छोटे से भाग का है, बंद समाकलन ये प्रदर्शित कर रहा है कि बंद समाकलन जब लग जाएगा तो इस पूरे भाग का निकल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हल करते हैं। तो फाई ई बराबर बंद समाकलन, इस डी फाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हल करो। यहाँ से फाई ई बराबर, यहाँ से अगर हम लोग ई और कॉस थीटा को बाहर कर ले, ई और कॉस थीटा को बाहर कर ले, यहाँ से बंद समाकलन क्या हो जाएगा डी ए। ठीक है, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा को हमने बाहर कर लिया तो बंद समाकलन क्या हो गया डी ए। ठीक है, बंद समाकलन डी ए। अब आप यहाँ से इसे हल करो अगर, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा पहले से है, ई कॉस थीटा पहले से है। अब देखो डी ए क्या था, ध्यान समझना, ये डी ए क्या था, एक छोटे से भाग का, इस काल्पनिक पृष्ठ के एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल था। अब अगर आपको पूरा बंद समाकलन डी ए का क्या मतलब हो जाएगा, पूरे भाग का। ठीक है, क्योंकि समाकलन क्या प्रदर्शित कर रहा है, पूरे भाग का, पूरे काल्पनिक पृष्ठ का। ठीक है, तो अगर बंद समाकलन डी है तो पूरे काल्पनिक पृष्ठ का, और पूरे काल्पनिक पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल पहले ही मान रखा है ए। ठीक है, छोटे से भाग का डी ए था, पूरे भाग का ए है, तो अगर आपसे कह रहा है छोटे से भाग का डी ए है, बंद समाकलन डी ए कह रहा है, मतलब पूरे भाग का चाहिए, तो पूरे भाग का क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ से पहले लिख लेना साइड पे, चूंकि ये पहले इतना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे कॉपी पे यहाँ पे लिखना है इसके आगे का। ठीक है, यहाँ लिख देना चूंकि समाकलन डी ए बराबर ए। ठीक है, ए आप चाहो तो दर्शा भी सकते हो, ए क्या है, पूरे काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, ए क्या है, पूरे काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ई कॉस थीटा इंटू जो बंद समाकलन डी ए था, इसकी जगह क्या हो जाएगा ए, और ए हमने बताया कैसे हुआ, क्योंकि डी ए एक छोटे से भाग का है और ए पूरे काल्पनिक पृष्ठ का है, इसलिए बंद समाकलन डी ए क्या हो गया, ए के बराबर। तो यहाँ से इसकी जगह ए कर दिया। अब इसे हल करोगे तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आया, पूरे भाग के लिए, ये पूरे भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स आया। आप चाहो तो इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से आप इसे लिख सकते हो, आसानी से देख सकते हो, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे हमने ये छोटे से भाग का निकलाया, फिर बाद में बड़े से भाग का। अब आप एक चीज कह सकते हो, भैया सीधा सीधा देखो, इसमें क्या है, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसमें फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब कि आप सीधा सीधा यही वाला सूत्र क्यों नहीं बता दिए, ये छोटे से भाग का क्यों निकला है, बड़े भाग के डायरेक्ट बता देते हमें, हम याद कर लेते। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे के जो डेरिवेशन होने वाले, जैसे गॉस की प्रमेय वाला और गॉस की प्रमेय के जितने भी अनुप्रयोग होंगे, ठीक है, उन अनुप्रयोगों में ये सब आपका यूज होगा। पहले आप छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स निकालोगे, फिर जब पूरे भाग का निकालना होगा समाकलन करके, तब आता है इस टाइप से। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे पहले छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स निकाला जाता है, फिर कैसे बड़े भाग का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप पहले क्या करो, यहाँ पे हमने लिखा छोटे से भाग का क्या होता है, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फिर जब पूरे भाग का निकालना होता है तो समाकलन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डी फाई की वैल्यू रख दी थी, फिर ई कॉस थीटा बाहर कर लिया, समाकलन डी ए को हमने लिख दिया ए के बराबर, तो फाई बराबर ई कॉस थीटा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। किसी को इतने तक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब एक बार पूरा समझ लेते हैं अच्छे से क्या था वैद्युत फ्लक्स, आशा करते हैं समझ में आया भी होगा। ठीक है, एक बार आपको पूरा ये समझा देते हैं। देखो, हमने कहा था वैद्युत फ्लक्स जो होता है, ये क्या होता है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर निकलने वाली या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इतना पता चला। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। पूरे भाग का अगर निकालना वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई होता है, छोटे से भाग का निकालना तो डी फाई होता है। हमने माना कि काल्पनिक पृष्ठ जो था, इसका क्षेत्रफल ए था, ये इसकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, अगर इसका एक छोटा सा भाग क्या हो, डी ए, एक छोटा सा भाग का क्षेत्रफल डी ए हो, तो यहाँ पे अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र ई है और डी ए है और इसके बीच कोई थीटा बना है, तो इसके बीच जो वैद्युत फ्लक्स आएगा डी फाई ई आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने किया कि वैद्युत फ्लक्स जो डी फाई होता है, वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के स्केलर गुणन, स्केलर गुणन, ये जो डॉट लगा है ना, इसे ही स्केलर गुणन या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। जब ये डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना। फिर संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ के लिए फाई ई बराबर समाकलन करके डी फाई, सारी वैल्यू रखो, मतलब इस डी फाई की वैल्यू रखो, ई और कॉस थीटा बाहर करो, इसका जब करोगे तो ए आ जाएगा और पूरा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इतने तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब मेन चीज क्या बचता है, मात्रक और विमा, फिर इस वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। ठीक है, तो
अब हम आपको मात्रक और विमा बता देते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे बताएं, देखो यहाँ पे बता देते हैं। पहले मात्रक की बात कर ले, ठीक है, कि मात्रक इसका क्या होता है। आप लोग सही से कॉपी पे नोट करना, पहले इतने तक नोट कर लेना, फिर इसके नीचे मात्रक लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो हम शॉर्ट पे लिखे दे रहे हैं। मात्रक कैसे निकलता है, मात्रक हमेशा सूत्र से निकलता है। फाई ई बराबर सूत्र है ई डॉट ए, मतलब ई है विद्युत क्षेत्र, ए क्या है, ए क्या है, ए क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणे क्षेत्रफल का मात्रक, वही होगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, क्योंकि फाई बराबर है ई गुणे ए। यहाँ पे भी देख लो, फाई बराबर ई गुणे ए, कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं, कोण है ये, ठीक है। तो फाई बराबर ई गुणे ए, ई का मात्रक पता है, अगर आप तुरंत आप मात्रक बता सकते हो। ई का मात्रक आपको पता होगा, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, सबको पता होगा ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। इनटू ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक भी पता होगा कितना होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल देख लो क्या हुआ, फाई बराबर ई गुणे ए होता है, तो फाई ई का मात्रक अगर निकालना है तो ई का मात्रक पता होना चाहिए और गुणे ए का मात्रक पता होना चाहिए। ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। इसे ऐसे लिख लो या इसे ऐसे लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इस टाइप से भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम या प्रति कूलाम, इस टाइप से लिख लो, ठीक है। तो इस टाइप से मात्रक निकाल आता है। विमा निकालनी, देखो विमा कहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे विमा निकाल लेते हैं, देखो सॉल्ड पे, ठीक है। विमा भी मात्रक से निकल आती, देखो ये 11th का टॉपिक है विमा निकालने वाला, हमने पहले कहा था, पहले आपको विमा निकालना सीख लेना चाहिए, जिससे आपको यहाँ पे पूरे में विमा ही निकालना पड़ता है, तो वो जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसकी विमा निकालनी तो मात्रक से निकाल सकते हो, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है। विमा निकालना है तो विमा निकालने के लिए क्या चीज है, देखो विमा निकालने के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसी सूत्र से विमा निकलेगी, ठीक है, इसी सूत्र से विमा निकलेगी। अब विमा निकलेगी कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूटन क्या है, न्यूटन बल का मात्रक है, सबको पता है। तो जब न्यूटन बल का मात्रक है तो बल की विमा पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा पता होनी चाहिए। मीटर स्क्वायर लंबाई का मात्रक है, लंबाई की विमा पता होनी चाहिए। कूलाम क्या है, कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है, तो आवेश की विमा पता होनी चाहिए, आप आसानी से विमा निकाल सकते हो। बल की विमा हमने आपको पूरा बता दिया था कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो सीख लो यहाँ से। अगर बल का निकालना है, F बराबर ma सूत्र होता है, m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की विमा m होती है, और a क्या होता है, त्वरण, त्वरण की विमा LT-2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से विमा जो आ जाती है MLT-2 आ जाती है, ठीक है। बल की विमा कितनी होती है, MLT-2 होती है, तो यहाँ से आपको MLT-2 रख देना है, न्यूटन की विमा, ठीक है। न्यूटन बल का मात्रक, इसलिए इसकी विमा MLT-2। मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक, और याद रखो लंबाई का जो आपकी विमा होती है वो होती है L, ठीक है। लंबाई की विमा क्या होती है, L होती है, और स्क्वायर लगा इसलिए L2 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान समझो क्या कह रहे हैं, न्यूटन की विमा MLT-2, न्यूटन किसका मात्रक, बल का, तो बल की विमा MLT-2। मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक, लंबाई की विमा L होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर हो गया, बटे में कूलाम। बात आती है कूलाम का मात्रक, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है, और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र पता होगा Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। Q बराबर I इंटू टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आवेश Q का मात्रक पता करना है, तो I क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, गुणे टी क्या है, समय, समय का मात्रक टी, तो यहाँ से Q की विमा क्या आ जाती है, AT, ठीक है। Q बराबर I इंटू टी सूत्र, I की विमा A मतलब एम्पियर, समय की विमा T, ठीक है। तो AT इसकी विमा आ गई Q की, ठीक है। तो कूलाम की विमा कितनी आ गई, AT। अब इसे हल कर लो, आपके पास आपकी विमा आ जाएगी वैद्युत फ्लक्स की, ठीक है। यहाँ से वैद्युत फ्लक्स की विमा आ जाएगी। और अगर किसी को विमा निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताना, हम आपको वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा समझा देंगे विमा निकालना, ठीक है। तो इतने तक हो गया। अब यहाँ से विमा निकाल लेते हैं सिंपल से। यहाँ से देखो m आपका ऊपर है, m देखो ऊपर है ना, m रख लो। यहाँ से देखोगे l, यहाँ पे l की पावर कुछ नहीं 1 मान लो, तो l की पावर 1 और l की पावर 2 मिलके l की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे t-2 है, नीचे t की पावर कुछ नहीं तो प्लस का 1 माना जाएगा। तो अगर t की पावर +1 है तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, t की पावर -1, ठीक है। t की पावर +1 है, अगर ऊपर ले जाओगे इसे ऊपर साइड तो t की पावर -1 हो जाएगा। अब t की पावर -1 और t की पावर -2 मिलके t की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से a की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब a की पावर 1 प्लस का नीचे ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a की पावर -1, तो यहाँ से विमा आ चुकी है ML3 t-3 a-1, ठीक है। इस टाइप से आप विमा निकाल सकते हो।
सिंपल मतलब मात्रक कैसे निकला था, सूत्र से, E गुणे ए से, ठीक है। E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम गुणे मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल का। अब इसी मात्रक से आप विमा निकाल लो, इसी मात्रक से विमा निकाल लो। न्यूटन का मात्रक रखा, न्यूटन की विमा रखी, मीटर की विमा रखी और स्क्वायर लगा था तो L2 कर दिया, कूलम की 80 हो गई, हल कर लो, ml3 t-3 a-1। तो इस टाइप से ये परिभाषा है, ये इसका मात्रक है, ये इसकी विमा है। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। दो प्रकार का होता है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। अब उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग इसे नोट कर लो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, क्या प्रकार होते हैं इसे, ठीक है। तो सिंपल से प्रकार है, इसमें कुछ नहीं है, आसानी से सीख जाओगे। कहा गया वैद्युत फ्लक्स के प्रकार में कि यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, दूसरा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। बात करें धनात्मक और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होते क्या है, सिंपल सी परिभाषा है कि धनात्मक वैद्युत फ्लक्स पहले पढ़ो, ठीक है। धनात्मक वाला कि किसी भी प्रश्न, किसी भी काल्पनिक प्रश्न में पढ़ने वाली वैद्युत बल रेखाएं अगर प्रश्न में पढ़ने के पश्चात यदि दूसरी ओर निकल जाती है तो उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब ये जो प्रश्न था, इस टाइप से काल्पनिक प्रश्न जो बनाया गया था, अगर इसमें पढ़ने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हो, इसमें जो पढ़ने वाली वैद्युत बल रेखाएं हो, अगर ये प्रश्न में जब पड़ी तो इस प्रश्न से आर पार निकल जाए या प्रश्न से बाहर निकल जाए, इस टाइप से प्रश्न से अगर बाहर निकल जाती है तो उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। ये किसी भी प्रश्न में पढ़ने वाली वैद्युत बल रेखा अगर प्रश्न में पढ़ने के बाद आपका ये दूसरी ओर निकल जाए तो उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स में क्या, अगर किसी भी प्रश्न में पढ़ने वाली वैद्युत बल रेखा प्रश्न में पढ़ने के पश्चात यदि दूसरी ओर नहीं निकल पाती, मतलब ये जो दूसरी ओर निकल रही है, अगर ये दूसरी ओर ना निकल पाए, ठीक है, इसी में आपका रह जाए, ठीक है, इसी में समाहित हो जाए कहा गया, ठीक है। मतलब जैसे वैद्युत बल रेखा पड़ी तो इसी प्रश्न में रह जाए, इसी के अंदर समाहित हो जाए, ये बाहर न निकले, तो इस प्रकार का वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। पढ़ लो, किसी भी प्रश्न में पढ़ने वाली वैद्युत बल रेखा प्रश्न में पढ़ने के पश्चात यदि दूसरी ओर नहीं निकल पाती अर्थात उसमें समाहित हो जाती है तो उसे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से समझ सकते हो। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स में अगर काल्पनिक प्रश्न में पढ़ने वाली वैद्युत बल रेखा आर पार निकल जाती है या प्रश्न से बाहर निकल जाती है तो धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स में अगर प्रश्न में पढ़ने वाली वैद्युत बल रेखा है उसमें, ठीक है, मतलब प्रश्न में पढ़ने वाली जो वैद्युत बल रेखा है वो आर पार ना निकल पाए, उसी में समाहित हो जाए तो उसे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से याद कर लेना, ठीक है। तो अच्छे से आज हमने समझा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के प्रकार क्या होते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है। आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया यार तो वीडियो को लाइक कर लो और मस्त तरीके से आपसे कह रहे हैं इसी टाइप से मस्त तरीके से आपकी तैयारी चलिए क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 फिजिक्स वाली, क्लास 12 केमिस्ट्री वाली, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे हमको बता सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जाके उसमें भी फॉलो कर लो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करना जिससे वो लोग भी आके यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है। अगली क्लास पे हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो, जैसे अगला वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो।